दोस्तों रेलवे की पाठशाला पे का स्वागत है। और दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 95 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 में जो भी क्वेश्चन आए थे शिफ्ट वाइज, और ये हमारा 16/11/2018 का सेकंड शिफ्ट का वीडियो। इससे पहले जो भी 94 वीडियो आए हैं उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो उनको आप देख सकते हैं। और आपको 1 से लेकर 80 तक के जो PDF है मैंने आंसर सहित वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वेबसाइट है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी की जो बची हुई शिफ्ट है बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे है, या आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे रेलवे की पाठशाला, तो वहां पर जुड़ जाइए। बहुत सारे अपडेट, इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पर मिल जाते हैं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे इस चैनल पर आपको रेलवे भर्ती की सारी अपडेट मिल जाएंगी और आपको कम समय में अधिक जानकारी मिलेगी। क्योंकि अगर आप यही क्वेश्चन है किसी और यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो वहां आपको या तो हिंदी में मिलेंगे या अंग्रेजी में मिलेंगे, दोनों लैंग्वेजेस में नहीं मिलेंगे, और फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम वहां पर उन चैनल्स में खराब हो जाता है। और यहां पर आपको 15-20 मिनट में जो भी एक शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आए हैं सारे मैं यहां पर करवाता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां होती हैं, मतलब आपकी यूनिट होती हैं वो समान होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया गया है कार्य और ऊर्जा। अब देखिए कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और ऊर्जा होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि दोनों का आपका जो कार्य होता है और ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भाई इनका ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इनका ही जो यूनिट होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं। स्थूल का मतलब क्या होता है कि थोड़े बड़े, है ना, थोड़े बड़े फिजिकल भी आपके दो वस्तुएं हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल है, क्या कहलाता है। तो देखिए जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, विश्व की सभी वस्तुओं पर लगता है। तो यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि वह तत्व जो तीसरे आवर्त में पाया जाता है तथा जिसकी इलेक्ट्रॉन संबंध होते हैं सबसे अधिक पाए जाते हैं, वह तत्व कौन सा है। तो देखिए वैसे तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोरीन, लेकिन मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसकी एक बार फोटो है आपको दिखा दूं, जिसको आपको और बेहतर ये जानकारी समझ आ जाएगी। ओके, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें देखिए पीरियड 3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ये जो है ना ये आपका तीसरा पीरियड कहलाता है, तीसरा आवर्त कहलाता है। यहाँ से लेकर सोडियम से लेकर और यहाँ पर आर्गन तक ये वाला जो है तीसरा पीरियड कहलाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, क्या चीज, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके जो सबसे अधिक विद्युत आपके संबंध होते हैं वो वर्ग 17 के तत्वों के पाए जाते हैं। वर्ग 17 के तत्वों के विद्युत संबंध सबसे अधिक क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना जो अष्टक उसको पूरा करे। तो इसलिए वर्ग 17 तत्व हैं, इनमें आपके सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब कि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपसे पूछा है कि पीरियड 3 में कौन सा है, तो वर्ग 17 में पीरियड 3 में देख लीजिए 1 2 3, यानी कि क्लोरीन है आपका पीरियड 3 में है। तो क्लोरीन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्लोरीन ऑप्शन में देखते हैं कहां पर है। तो यहां पर क्लोरीन है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आकर्षण बल के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, अगर वो नहीं होता है, मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स अभाव है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है और केवल आकर्षण बल लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो उस स्थिति में कोई रॉकेट है, रॉकेट पर प्रणोद है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए प्रणोद क्या होता है, प्रणोद का मतलब होता है कि किसी वस्तु, जैसे आप पानी में किसी वस्तु को डालते हो ना, आपका जो आर्किमिडीज की थ्योरी क्या कहती है, अगर आप किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हो तो एक बल है वो ऊपर की ओर वस्तु को फेंकता है, और वही उसको प्रणोद बोल जाता है, अपथ्रस्ट उसको बोला जाता है। ठीक है, अब तो यहां पर बोला है कि यदि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहां पर नहीं है ना, तो उस स्थिति में आपका जो अट्रैक्शन फोर्स ओनली है, तो उस स्थिति में रॉकेट पर प्रणोद बल कैसा होगा। तो ध्यान रखना है प्रणोद बल आपका स्थिर होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो आकर्षण बल है उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसके प्रणोद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी की सतह से स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व क्या कहलाते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर हम खोदते हैं, पृथ्वी के अंदर खुदाई करते हैं तो नीचे जो भी हमको माल मिलता है, जो भी हमको उपयोगी पदार्थ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं। तो गाइज उनको बोलते हैं मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ। यानी कि पृथ्वी की सतह को हम जब खोदते हैं तो वहां पर हमको जो पदार्थ मिलते हैं, जो भी कार्बनिक या अकार्बनिक तत्व मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर 6 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर बल की बात हो रही है तो बल नॉर्मली ज्यादातर जो बल होते हैं उनका एक ही फॉर्मूला होता है। देखिए तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेते हैं। तो F बराबर G(m1m2) अपॉन r², ये होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखिए इन बोल है कि इनके बीच की जो दूरी है ये r है, इसको 6 गुनी कर दी जाए, है ना। तो 6 गुनी का मतलब 6r² हो जाएगा, यानी कि G(m1m2) अपॉन 6r इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 36r² हो जाएगा। यानी कि पहले का 1/36 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई पहले का, तो लगने वाला जो बल आ जाएगा पहले का 1/36 हो जाएगा। ठीक है, यदि हमने जो आपका दूरी थी उसको पहले की 6 गुनी कर दी जाए तो जो आपका बल होगा वो 1/36 हो जाएगा। 1/36 पहले का जितना भी था उसका 1/36 हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है कि एक विद्युत परिपथ होता है, उसमें आपने देखा होगा तो सेल जो होता है, बैटरी जो होती है उसको हम उसका जो चिन्ह है उस एक लंबी से और एक छोटी रेखा से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जो बैटरी होती है ना विद्युत परिपथ में वो कुछ इस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं, है ना, एक छोटा एक बड़ा। तो आपसे पूछा है कि जो बड़ा वाला है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं। देखिए बड़ा वाला जो होता है ना हमेशा धनात्मक होता है और छोटा वाला रहता है उसको ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। तो पूछा है कि लंबी रेखा होती है किस टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। तो लंबी रेखा जो होती है वो आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक को प्रदर्शित करती है। अगला जो प्रश्न है वो ये कि विरलीकरण जिस स्थान पर होता है वहां पर हवा का दाब कैसे होता है। तो देखिए दो प्रकार के माध्यम होते हैं, एक होता है विरलीकरण, एक होता है सघन। ठीक है, डेंस और डायलेशन। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब इसको मैं आपको ध्वनि है ना उसके माध्यम से समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ध्वनि है और ध्वनि की अगर यहाँ पर देखिए ध्वनि अगर पास पास है ना तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पाई जाएंगे, लेकिन ध्वनि का संचरण अगर दूर दूर हो रहा है तो इसको विरलन बोलते हैं, विरलन इसको सघन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जहां पर आपके जो तरंगे हैं पास पास होती हैं या बोलेंगे हवा का दाब ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं उच्च और इसको बोलते हैं सघन माध्यम। और जहां पर आपकी जो तरंगे हैं दूर दूर होती हैं या हवा का दाब क्या होता है बहुत ही लो होता है, निम्न होता है, वहां पर होता है विरलीकरण। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट है आपका सत्य है। पहला स्टेटमेंट ये दे रखे कि जब आपकी मूल कोशिका होती है 2 बराबर या समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और उसके उदाहरण है एमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। तो देखिए ये आपसे बोल रहा है आपका ये अलैंगिक जनन है ना उसके बारे में ये आपको दिया हुआ है ना, एबसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपको बता रखा है कि यदि आपकी मूल कोशिका होती है यानी कि आपकी जो पेरेंशियल कोशिका होती है, पेरेंटियल सेल होती है, अगर वो 2 आपके डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है तो उसके एग्जांपल दे रखे हैं एमीबा में होता है ऐसा, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरियम। तो बिल्कुल सही है। इसको आपके बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन यानी कि द्विखंडन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक जो कोशिका होती है अपने 2 भागों में बढ़ जाती है। तो ये एग्जांपल सीधे रखे हैं एमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया में ऐसा होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा आपको दे रखा है बहुविखंडन। बहुविखंडन का मतलब देखिए परिभाषा आपको दे रखी है, बहुविखंडन में एक जीव की संतति कई संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो दूसरा स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है कि आपका बहुविखंडन होता है ना, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक जीव होता है बहुत सारे जीवों में विभाजित हो जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट ही आपका सत्य है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कई जीव होते हैं उनमें एक छोटी कली होती है और उस छोटी कली के माध्यम से आपके पूरा शरीर का निर्माण होता है। ये बात तो सही है, लेकिन एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया। ये इस आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा होता है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा में क्या होता है, एक कली निकलती है, एक तंतु निकलता है और उसी की मदद से एक पूरा नया जीव बन जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं जबकि परिभाषा सही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे पहला और दूसरा स्टेटमेंट है आपका सत्य हो जाएगा जबकि तीसरा गलत है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसका उपयोग इत्र यानी कि आपका परफ्यूम होता है उसको बनाने में और आपका स्वाद लेने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है थोड़ा सा एरर है, इसको मैं यहाँ पर सही कर लेता हूँ।
ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर इसको सही कर लिया। इसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा एरर था। किसका उपयोग इत्र यानी कि परफ्यूम और स्वाद देने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है? तो गाइस ये आपका होता है एस्टर। एस्टर का उपयोग हम करते हैं इत्र बनाने में और स्वाद लेने में। रेलवे ने इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत टिक कर रखा था, लेकिन आंसर आ जाएगा एस्टर। आंसर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, एस्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा। रेलवे ने बेंजीन इसको टिक कर रखा था, आप आंसर की उससे मैच करके देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कार्य करने की क्षमता इसको क्या कहते हैं? तो देखिए, कार्य करने की क्षमता होती है उसको बोलते हैं ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा जब किसी पदार्थ में होती है, किसी वस्तु में होती है, तो ही कार्य किया जा सकता है। तो ऊर्जा है, एनर्जी है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए पहले आवर्त में उपस्थित दोनों तत्व होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस कोश में भरा जाता है? अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला आवर्त होता है ना, पहला आवर्त मतलब पहला, उसमें देखिए एक तो हाइड्रोजन आता है, एक हीलियम आता है। पहला आवर्त इस प्रकार चलता है। अब देखिए इसमें दो आते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास होते हैं दो इलेक्ट्रॉन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, ठीक है, इसका होता है 1s2। अब देखिए यहां पर होता यह है कि जो के एल एम एन की कक्षा होती है ना, के एल एम और एन, तो के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, इसमें आते हैं 8, ठीक है, इसमें 18, इसमें इस प्रकार से 32। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपका जो 2 होते हैं ना, के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए आपका जो पहला आवर्त में तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, हीलियम में 2 पाए जाते हैं, जबकि के कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो दोनों के दोनों आपके के कक्षा में आएंगे या नहीं आएंगे? भाई के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हीलियम के पास 2 होते हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है आपके के कक्षा में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर बोल रहा है कि हिस्टामिन स्रावक जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, हिस्टामिन जिन कोशिकाओं से निकलता है वे कोशिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो देखिए ये जो कोशिकाएं होती है वो मास्ट कोशिकाएं कहलाती हैं। और मास्ट कोशिकाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमें अलग से चैप्टर बायोलॉजी में, ठीक है, क्लास 10th में, वो आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना से ध्यान रख लीजिए कि हिस्टामिन स्रावक जो कोशिकाएं होती हैं वो एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू का काम करती हैं, मतलब संयोजक आपके उत्तक का काम करती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि मासिक धर्म के दौरान योनि से रक्त किस कारण से बहता है, किस वजह से आपका ब्लड है वो यहाँ पर बहता है? देखिए यहाँ पर कारण क्या होता है, यहाँ पर देखिए गर्भाशय होती है, उसकी जो परत है, उसकी परत है वो टूटती है, इस वजह से यहाँ पर आपका जो मासिक धर्म होता है, पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे आपके जो ब्लड है वो यहाँ पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का जो रेशियो होता है हमेशा कितना होता है? तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था। और रेलवे ने नेगलेक्ट क्यों किया था वो भी मैं आपको कारण बता दूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात का द्रव्यमान का अनुपात पूछा है। तो यहाँ पर देखिए अगर नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालें ना, तो हाइड्रोजन ये होता है और ऑक्सीजन होता है ये। तो हाइड्रोजन का अनुपात, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का वैसे होता है 16 नॉर्मली, है ना। तो 1:16 होना चाहिए था, लेकिन 1:16 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको जो 8:1 और 1:8 देना है ना, ये आपका जल का निकाल रखा है, H2O का, ठीक है। H2O का आप जानते हैं, H2O का जो द्रव्यमान होता है इसका अनुपात देखिए, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का होता है 2, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:8 आ जाएगा। तो इसलिए रेलवे ने नेगलेक्ट किया था। रेलवे ने यहाँ पर क्लियर नहीं किया था इस प्रश्न में कि भाई आपको जल में बताना है, H2O के थ्रू बताना है, किस में बताना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को रेलवे ने नेगलेक्ट किया था। तो H2O में तो आपका 1:8 ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पृथ्वी के द्वारा अवरुद्ध सूर्य की शक्ति लगभग कितनी होती है? यानी कि सूर्य की जो आपके शक्ति आती है ना, सूर्य से जो आपकी प्रकाश ऊर्जा आती है, तो पृथ्वी उसको कितना रोकती है, कितना उसको बीच में आपके क्या करती है, अवरुद्ध करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1.8 10⁻11 मेगावाट। यानी कि इतनी एनर्जी है आपका सूर्य है वो आपका पृथ्वी ग्रहण करता है सूर्य से। 1.8 10⁻11 आपका मेगावाट है, इतनी एनर्जी आपके सूर्य की जो है आपकी पृथ्वी क्या कर देती है, रोक देती है, अवरुद्ध कर लेती है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो ये कि स्वतंत्र रूप से किसी
पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। मान लीजिए आपका कोई पिंड है, किसी ऊंचाई पर स्थित है और इस ऊंचाई से हमने पिंड है उसको यहाँ पर गिरा दिया नीचे की ओर, तो पूछा है कि 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई स्वतंत्र रूप से गिराया गया है तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो होगा 0। ठीक है, टाइम आपको दे रखा है, टाइम बराबर 2 सेकंड। तो देखिए आपसे पूछा है दूरी, तो दूरी ज्ञात करने का आपको पता है गति के नियम में हम जानते हैं एक सूत्र होता है जिसको बोलते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है ना, ये सूत्र आपने देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए u का मान 0 तो इसका मान हो जाएगा 0, तो S बराबर हो गया 1/2 AT स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, ऑप्शन में वैल्यू क्या है, ऑप्शन में वैल्यू के आधार पर हमको a का मान रखना है। अब a हम जानते हैं, a जो होता है ना a, वो a बराबर होता है g के गुरुत्वाकर्षण त्वरण के। अब जो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है भाई क्वेश्चन में आंसर क्या है, तो इस क्वेश्चन में आंसर 19.6 था, इसके आधार पर मुझे जो g का मान है वो लेना पड़ेगा 9.8, नहीं तो हम 10 लेते हैं नॉर्मली, और आपको जो u है वो तो लेना है 0 और जो आपका टाइम है वो लेना है पर 2। तो देखिए S बराबर हो जाएगा 1/2 और GT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें रख दीजिए वैल्यू 1/2, G का मान आप ले लेंगे 9.8 और T का स्क्वायर यानी कि T का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 को यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे 2 से, तो 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 19.6 मीटर, यानी कि 19.6 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम 9.8 की जगह 10 लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 20 मीटर, लेकिन ऑप्शन में 19.6 मीटर दिया गया था इसलिए यहाँ पर हमने जी का मान लिया 9.8, तो आपका आंसर आ जाएगा 19.6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट है वो क्षार के बारे में यानी कि बेस एल्कली के बारे में सत्य है। देखिए पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि ये आपके नीले लेक्टिन सत्र को लाल कर देते हैं, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। आपका जो क्षार होते हैं वो लाल लेक्टिन सत्र को नीला कर देते हैं, नीले को लाल आपका अम्ल करते हैं, एसिड करते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, इनका स्वाद कड़वा होता है, छूने में मुलायम लगते हैं और इनका जली विलय विद्युत का चालन करता है, तो पहला स्टेटमेंट ही आपका गलत हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि श्वसन क्रिया के दौरान पहला चरण होता है, पहला स्टेप होता है, उसमें जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिए आपकी जो आपकी श्वसन क्रिया मैंने आपको पहले करा दी है श्वसन वाला चैप्टर, उसमें आपको बताया था चाहे वायवीय श्वसन हो या आपका अवायवीय यानी कि एरोबिक या एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में आपका जो पहला स्टेप होता है उसमें आपका जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में आपका टूट जाता है, पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक जो होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम ऊतक है ना, वो आपके फेफड़ों में पाया जाता है, फेफड़ों में पाया जाता है एल वेली जगह पर, और इसके अलावा जानवर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। तो आपसे ये पूछा है कि जहां पर ये आपका एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है ना, तो वहां पर संकुचन होता है और विश्राम होता है। तो वहां पर ये संकुचन होता है वो किस प्रकार से होता है। अब जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है ना उसमें संकुचन और विश्राम जो होता है वो एक रेगुलर फॉर्म में चलता है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो जाए, तो रेगुलरली काम होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है उसका राइट आंसर आ जाएगा, नियमित रूप से इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि किसी माध्यम में तरंग के एक दोलन को पूरा करने में लगा गया समय क्या कहलाता है। मतलब एक आपकी कोई भी तरंग है वो एक दोलन पूरा कर रही है, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा, अगर जैसे मैं सरल लोलक को लटका दूं यहाँ पर, तो सरल लोलक इधर से इधर जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, उसे बोलते हैं इसका समय काल या आवर्त काल भी बोलते हैं, कि भाई एक चक्कर लगाने में, एक दोलन लगाने में कितना समय लगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर आ जाएगा कि तरंग का आपका तरंग काल कितना हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये कि 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं। अब देखिए 1 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो प्रकार से कर सकते हैं। कैसे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आप सभी को हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा गया है, अगर प्रश्न में ऐसे दिया होता H ऐसे लिखा होता या H2 ऐसे लिखा होता तो फिर हम इस क्वेश्चन को अलग देखते हैं। तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हैं कि यहाँ पर H माने या इसको H2 माने। तो जब हाइड्रोजन का नाम आता है तो हम H2 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, नॉर्मली लिखा होता है हाइड्रोजन गैस नहीं लिखा और ना ही हाइड्रोजन तत्व लिखा है। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। अब देखिए, लेकिन हमको H एक ही मानना है, ये भी हमको ध्यान रखना है, लेकिन H2 मानकर भी आंसर किया जा सकता है। अब देखिए कैसे किया जा सकता है वो आपको मैं बता दूं। देखिए यहाँ पर अणु पूछा है ना, तो अणु के लिए हमको निकालना पड़ेगा इसकी मोल संख्या, और मोल संख्या क्या होती है, मोल संख्या होती है ग्राम में भार बटे अणु भार। दोस्तों मैंने जो भी प्रश्न देखे हैं अभी अब से पहले, जो इंजन में आपके मोल्स पूछे जाते हैं उनमें आपको जो यहाँ
लिखा रहता है, हाइड्रोजन नहीं लिखा होता, यहाँ पर उसका सिंबल लिखा रहता है और सिंबल के आधार पर हम कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बोला गया है तो यहाँ पर हम दोनों ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन वरीयता हमको देनी है इस H2 को, क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन है H2 की फॉर्म में पाई जाती है। अब देखिए अगर हम ये वाला हाइड्रोजन लेते हैं ओनली H1, तो ग्राम में बाहर हो जाएगा 1 ग्राम, है ना, और अणुभार हो जाएगा 1, तो 1/1 यानी कि 1 मोल, और 1 मोल में आपको पता है होते हैं 6.022 और 10 की पावर 23, 6.022 10 की पावर 23। लेकिन अगर हम लेते हैं यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन के रूप में H2 को लेते हैं, तो अब देखिए ग्राम में भार बटे अणुभार कितना हो जाएगा, ग्राम में भार बटे अणुभार, ग्राम में भार तो आपको दे रखा है 1 ग्राम, अणुभार जो होगा H2 का वो हो जाएगा 1/2, अब आधा मोल हो जाएगा यानी कि आधा मोल। अब आधे मोल में हम जानते हैं कि 1 मोल जो होता है, 1 मोल उसमें होते हैं 6.022, है ना, और 10 की पावर 23, है ना, ये इतने आपके अणुभार होते हैं। लेकिन आधा यानी कि 1/2 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आंसर आ जाएगा 3.011 10 की पावर 23। लेकिन रेलवे ने नेग्लेक्ट तो क्वेश्चन को नहीं किया था, आंसर 3.011 10 की पावर 23 माना था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं सिंबल लिखे रहते हैं, लेकिन आपको सिंबल नहीं दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है आपका गलत है। पहला कथन आपको दिया है, एक क्षार है जो पूरी तरह जल में आयनित हो जाता है तो वह अधिक मात्रा में OH+ आयन देता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपका क्षार है कभी भी OH+ आयन नहीं देता है, हमेशा OH- आयन ही देता है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखे है कि एक क्षार जो होता है आंशिक रूप से जल में आयनित जब होता है तो वह कम मात्रा में OH- आयन देता है, और उसका एग्जाम्पल दे रखा है KOH। देखिए बात बिल्कुल सही बोल रखा है, लेकिन एग्जाम्पल गलत दे रखा है, क्योंकि आपका KOH है एक प्रबल अम्ल है, वो अधिक मात्रा में OH- देगा, ना कि कम मात्रा में। तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत होंगे, तो आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि m कोश में समायोजित होने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो देखिए किसी भी कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है 2n²। अब n क्या होता है, n का मतलब देखिए K L M N, इनके लिए 1 2 3 4 ये आपके होते हैं n का मान। तो देखिए m के लिए आपका जो n का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3, तो 2 और 3 का स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 9, और 2 × 9 बराबर हो जाएगा 18, तो 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई। m कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार होते हैं, मतलब कौन सी ऊर्जा है जिसके आपके स्थितिज ऊर्जा और गतिज वो आपके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा उनके प्रकार होते हैं। तो देखिए मैकेनिकल ऊर्जा होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा, उसके 2 प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और आपका गतिज ऊर्जा। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसके बराबर होती है, ठीक है गाइज। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। और गाइज आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, बहुत ही मेहनत लगी है, 2 से 3 घंटे की वीडियो बनाने में लग जाते हैं गाइज। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।